तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के जो टॉपिक है वो मैंने लिख दिए हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग तथा त्वरण। यानी द्रव्यमान केंद्र जो था हमारा, जो पोजीशन वेक्टर निकल के आया था, उसके लिए अब हम देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और अगला टॉपिक हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी हमारा रेखीय संवेग और रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये टॉपिक है। मेनली हम देखें तो दो टॉपिक हैं, इनके अंदर हमारे दो टॉपिक हो जाते हैं। दो टॉपिक यानी कि आज हम जो है 4 टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है बता दूं, क्योंकि मुझे पता है आपका डब्बा गोल है, तो डब्बा गोल है मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है, फिर बता देता हूँ आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी त्वरण क्या होता है। इसको बोलते हैं वेग, इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है? हाँ, किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो होगी वो आपकी उसमें होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल ऐसे देखें तो आपकी स्पीड भी हो सकती है, क्योंकि स्पीड भी पोजीशन में चेंज के ही, जो भी चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी के इक्वल होती है। तो मैंने अब बताया है वेग, वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि समय के सापेक्ष किसी भी बॉडी की जो भी हमारी पोजीशन में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं? अपनी अवकलन की फॉर्म में देखें तो dx/dt लिख सकते हैं। और अगर हमें x की जगह x किसी भी बॉडी की पोजीशन है, ठीक है, अगर हमें उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर नहीं r मान लेते हैं पता हो, तो उसके लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं dr/dt। ठीक है, और अब देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। पहले इसको देखिए, ये आपकी समझ में आ गया। मान लो कोई वस्तु यहाँ पर थी, 1 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच गई, 1 सेकंड बाद फिर यहाँ पे पहुंच गई, 1 सेकंड बाद फिर यहाँ पे पहुंच गई। 1 मीटर इसने कवर कर लिया मान लेते हैं। 1 मीटर कितनी सेकंड में कवर किया मैंने आपको बताया था, 1 सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? इसकी वेलोसिटी, स्पीड नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, स्पीड तो हम कैसे भी देख सकते थे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हुई इसकी? 1 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन इस तरफ की बता देंगे, और ये भी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि त्वरण क्या होता है। त्वरण चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष वेग में होने वाला परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, भाई देखो चैनल का हमारे का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल का नाम है, तो बेसिक ही पढ़ाएंगे और बेसिक से बिल्कुल लेकर के चलेंगे, फीलिंग आएगी आप लोगों को। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, d/dt लिख देते हैं, और यहाँ पे अपनी वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी हमने अभी ऊपर लिखा है, क्या होता है? r वाली देख लो, x वाली देख लो, कोई भी देख लो, एक ही बात है। मान लो हम इसको देख रहे हैं, तो d/dt ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी की जगह dv/dt। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे डिफरेंशियल दोबारा हो जाए इसका अवकलन, तो द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी सेकंड डेरिवेटिव देख लेते हैं इसका। d स्क्वायर, v की जगह यहाँ पे देखिए, सॉरी हाँ, v की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिएगा, v की जगह हमने क्या रखने का है, क्या रखना है, v की जगह हमको ये रखना है dr/dt। ठीक है, तो r का जो है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती। तो ये जहां भी हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो इसको लगा देंगे, और वेलोसिटी निकालनी है तो इसको लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये बेसिक मैंने कवर कर दिया है। तो यार यहाँ पे तो कुछ मिटाने के लिए नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक पेपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब देखिएगा, हमें वेलोसिटी जो निकालनी है वो निकालनी है द्रव्यमान केंद्र के लिए। किस चीज के लिए? द्रव्यमान केंद्र के लिए। हमें द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर, अब ये भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो देख लीजिए। वो होता है आर वेक्टर, जो होता है आर वेक्टर जो होगा
1/m। टोटल मास मान लीजिए किसी सिस्टम का टोटल मास जो है वो ये है m, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर होगा m से टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं m1 r1 प्लस m2 r2। ये जो r1 r2 है उसके पार्टिकल्स जो भी उसमें है उनके पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर जो हमारा r सेंटर ऑफ मास के लिए है, ठीक है। तो m3 मतलब इसी तरह करते करते mn rn तक है। ये कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी किस चीज की निकालनी? सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का आप लोग डेरिवेटिव निकाल दीजिए, यानी अवकलन कर दीजिए टाइम की रेस्पेक्ट में, ठीक है। 1/m ये तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे सभी का अवकलन यानी डिफरेंशियल अलग अलग कर देंगे। तो m1 कांस्टेंट, मास हम न्यूटन फिजिक्स में कांस्टेंट ही मानेंगे। m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt अप टू, यहाँ पे देखिएगा अब mn है, mn लिख दो, drn/dt। कोई दिक्कत? ये हो जाता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको थोड़ा ब्लू से कर देते हैं अलग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे। जो भी आपकी वेलोसिटी आई है उसकी दोबारा टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आई है हमारी वेलोसिटी? ये आई है इस चीज के बराबर। हाँ, थोड़ा इसको और आगे कर देते हैं। क्या करना है अभी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक सेकंड रुकेगा, आगे नहीं क्या ना यार, इसको भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल हो जाएगी आपके, ये तो वेलोसिटी हो गई आपकी 1/m, ब्रैकेट में आपका हो जाता है m1 v1, ठीक है, प्लस के m2, यार r क्यों लिख रहा हूं मैं, v2 प्लस के अप टू mn vn, ठीक है। यानी कि ये आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास का वेग जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, दोनों सूत्र आपके लिए सही है। अब देखेंगे हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास के लिए, dv बाई dt इक्वल हो जाएगा आपका 1/m कांस्टेंट रहने वाला है, m1 कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का अवकलन करेंगे हम टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में, प्लस m2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी तरह mn और nवे पार्टिकल की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन, सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/m, ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले पार्टिकल के लगे एक्सेलरेशन के बराबर, प्लस m2 a2 प्लस 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 mn an। ते हो जाते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट में टॉपिक कवर हो गया। अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या है आपके लिए, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग। तो मैं आपको बता देता हूं लीनियर मोमेंटम क्या होने वाला है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग, ठीक है।
लीनियर मोमेंटम हो गया आपका, आ रहा है यार, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम मैं आपको किसी पार्टिकल, किसी बॉडी के लिए बताऊंगा, पार्टिकल के सिस्टम्स के लिए बताऊंगा। मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसका कुछ मास है, मास तो होगा भाई जब पार्टिकल है, इसकी कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, आपका जो ये पार्टिकल है इस डायरेक्शन में v वेग से यानी v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका, p से उसको डिनोट करते हैं, p से उसको दर्शाते हैं, और वेक्टर राशि होती है, तो वो इक्वल होती है आपका जो मास है बॉडी का उसके और उसकी वेलोसिटी के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई के, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी आपकी, भाई वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ आपका ये पार्टिकल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। इसकी कुछ यूनिट भी होगी, इसका कोई मात्रक भी होगा। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है आपका, यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड, एम को मीटर वाली पत्ती में यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा किलोग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एमवी का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़े, देखिए संवेग किसी भी पार्टिकल, किसी बॉडी के मास और उस बॉडी की वेलोसिटी के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो अब देखते हैं, ये तो आपका नॉर्मल सा हो गया। अब देखते हैं एन पार्टिकल्स के सिस्टम के लीनियर मोमेंटम वो क्या होगा। मतलब कोई निकाय है, उसमें कुछ पार्टिकल हैं, मान लीजिए पहला पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो पांचवा ये है। तो इस बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा, वो सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम यानी कि P1, P3, P1, P2, इसी तरह एनवा जो पार्टिकल है उन सभी का जो रेखीय संवेग है उन सभी के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। P1 प्लस P2 अप टू Pn, समझे कुछ। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक। तो यानी कि अगर हम देखें, ये जो P होगा आपका, ये इक्वल होगा आपका, एक चीज देखना अब P, अब हम P किसके लिए देख रहे हैं, पूरी बॉडी के लिए देख रहे हैं। M1 नीले मार्कर का यूज कर लिया जाए, M1 V1 प्लस M2 V2, ये तो आप लोग को पता है ना। पहले पार्टिकल का जो P1 जो होगा वो क्या होगा, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। इसी तरह जब हम nवे पार्टिकल के लिए देखेंगे मोमेंटम, वो क्या होगा, nवे पार्टिकल का मास और nवे पार्टिकल की वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो इसी तरह हम लोग nवे पार्टिकल तक जोड़ देंगे Mn Vn, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, लाइट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो यार लाइट की ओर को देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं दिख रहा कुछ, तो ठीक है। एक बात बताओ, अभी हमने वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे लिखूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल होती थी 1/m ब्रैकेट में M1 V1 प्लस, इसी तरह जोड़ते जाते थे Mn Vn, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, दिख रहा है ना, यहाँ से मास को यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, ले जाऊँ, ये किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है ना। ये आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, देख लो एक बार।
वेलोसिटी सारी वेक्टर में होती हैं, सारी वेक्टर में होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू कैपिटल M में पूरी बॉडी का जो मास है ना, ये वो है P mv सेंटर ऑफ मास। छोटे छोटे डेरिवेशन है यार आपकी, मैं आपको टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लाइक कर देना, थोड़ी कमेंट्स भी कर देना, ठीक है। तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। संरक्षण का नियम, कुल मिलाकर के संरक्षण का नियम, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी तो कुछ क्या ही नहीं है, दिक्कत कहाँ से होगी, अब आएगी दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डेफिनेशन आप लोग देखिए, कोई बॉडी है आपकी, कोई भी पार्टिकल हो, बॉडी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्टिकल देख लेते हैं। इस पार्टिकल पर जब तक कोई मैं बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यानी कि अप्लाई भी कर रहा हूँ, तो वो एफ नेट अगर जीरो हो जा रहा है, जो भी बाह्य बल इस पर लग रहा है वो एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, अगर वो शून्य के बराबर है, अगर वो जीरो के बराबर है, तो इस सिचुएशन में इसका जो मोमेंटम होगा, इसका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। किसी भी बॉडी सही, कोई सिस्टम सही, कुछ भी सही, अगर उस पर अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, या कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेटिव, मतलब संरक्षित रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। समझ रहे हो। तो इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, P बराबर क्या होता है आपका, P mv, ठीक है। अब यहां पे देखिए P, अगर मैं इसका टाइम की रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूं, देखिए dp ओवर dt इक्वल किसके होगा, m तो कांस्टेंट है, dv यानी डी वेलोसिटी बाय dt, ठीक है। एक बात बताऊं मुझे, इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m a हो जाएगा, यानी dp बाई dt, ठीक है। m a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, दिख रहा है ना, dp बाई dt इक्वल किसके हो जाएगा, m a की जगह हो जाएगा आपका f वेक्टर। तो f जो होगा, हम पहले क्या मान के चले हैं, लगने वाला समीकरण दिया, लगने वाला टोटल फोर्स, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है ना। तो जो भी टोटल फोर्स इस पर लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शून्य, ठीक है, जीरो। और अब एक बात मुझे बताओ, dp इक्वल हो जाएगा जीरो के, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रल कर देता हूँ, इधर p वेक्टर आ जाएगा वापिस, और इधर जीरो की जगह क्या आ जाएगा आपका, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहीं से इसको प्रूव कर दिया है हमने, ठीक है। और अब किसी पार्टिकल वाली बॉडी के लिए देख लेते हैं। पार्टिकल वाली बॉडी में क्या होगा आपकी, मान लीजिए n पार्टिकल है किसी बॉडी में, हमें उसमें क्या देखना है, देखिए उसमें क्या होगा आपका, जो भी आपका लीनियर मोमेंटम है वो टोटल मास ले लीजिए उस बॉडी, उस सिस्टम का, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले लीजिए। यहां पर भी देख लीजिए क्या होने वाला है, पी का बिल्कुल सेम जैसे ही करना है, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, dp इक्वल जीरो आ जाएगा, जैसे अभी किया था हमने। नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं एक बार और अच्छे समझ में आ जाएगा। dp बाई dt इक्वल m कांस्टेंट है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का अवकलन करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, एक्सेलरेशन के, एम ए के। और एम ए किसके इक्वल होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं एम ए फोर्स के इक्वल होने वाला है, ठीक है। एफ एक्सटर्नल जो भी होगा इस पर टोटल, क्योंकि आंतरिक बल तो लगने वाला नहीं हो, कैंसिल हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो डी पी बाई डी टी इक्वल हो जाता है एफ एक्सटर्नल के, एफ एक्सटर्नल कितना है आपका, जीरो है, तो डी पी इक्वल हो जाएगा आपका जीरो के, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा कर देंगे,
P आपका कांस्टेंट रहेगा। और किसी भी पार्टिकल्स के लिए हमने अभी अभी लीनियर मोमेंटम को पढ़ा था, क्या होता है, P कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ना हो कुछ भी सही, बॉडी के लिए P होता है आपका P1 प्लस P2। मान लीजिए उसमें कितने पार्टिकल ले लिए हमने, n पार्टिकल, ठीक है। और अगर एक बात बताऊं, मुझे कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, इसके लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। प्रारंभिक संवेग कितना है आपका, इक्वल जो होगा वो होगा अंतिम संवेग। कब, जब इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर टोटल फोर्स इस पर लगने वाला 0 है। समझ रहे हो ना। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पर लगने वाला जो भी, मतलब इसका जो भी लीनियर मोमेंटम होगा, प्रारंभिक लीनियर मोमेंटम लिख लीजिए यहाँ पे, अंतिम लीनियर मोमेंटम। जैसे कि इसमें मैं आपको बता देता हूं,